नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया से। शुक्रिया। मेरे नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो रियासत तेलंगाना से है। और तेलंगाना के बारे में आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अदालत ने ज़बरदस्त राहत दी है और 2 मुकदमात में उन्हें ये राहत मिली है। एक तो BRS के खिलाफ जो उन्होंने रिमार्क्स किए थे उस सिलसिले में BRS कायदीन की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी तरह मेदक में एहतजाज मुनज़्ज़म करने के दौरान यानी ट्रैफिक में खलल पड़ा था और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था BRS हुकूमत के दौरान। और रेवंत रेड्डी थे सदर प्रदेश कांग्रेस। तो बहरहाल अब इन दोनों मुकदमात में उन्हें राहत दे दी अदालत ने, उन्हें क्लीन चिट दी है। तो बहरहाल एक तो ये खबर रही है, लेकिन आलमी सतह पर जो बेचैनी का माहौल पाया जाता है वो तो मसले फ़लस्तीन को लेकर है। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। और अब तो ये हो गया है कि ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ को बरकरार रखा है, यानी उसे कम नहीं किया है। जबकि हमारे हरीफ मुल्क यानी कट्टर जो हिंदुस्तान का हरीफ मुल्क है पाकिस्तान, उसे उसकी जो टैरिफ है वो 19% किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप जो इंतजामिया है वो पाकिस्तान के साथ क़ुर्बत इख्तियार करता जा रहा है और हिंदुस्तान के साथ दूरियां इख्तियार कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी यानी खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल या तौर पर नाकाम हो गई है, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप को फ्रेंड कहते हुए नहीं सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वही फ्रेंड अब हिंदुस्तान की मईशत को मुर्दा करार दे रहा है, डेड करार दे रहा है। तो बहरहाल जो पहली खबर है, हम अमेरिका जाएंगे और ट्रंप ने जो टैरिफ आयद किए हैं उसके हिंदुस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो यासिर, आप ये बताइए कि क्या अमेरिका जो कभी हिंदुस्तान का दोस्त हुआ करता था और आज भी आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के खिलाफ एक आवाज नहीं करते, तो क्या अब वो हमारा दुश्मन बन गया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट जो मागा जो है अभियान के सहारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं। और इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ पे किस तरह से उनसे मुलाकात होती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री वहीं होते हैं। उसी दौरान सबसे पहला एक्शन हिंदुस्तान पे लिया जाता है कि हिंदुस्तान के जो वहाँ पे इलीगल लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से हिंदुस्तान भेजा जा रहा है, हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ डाल के। इन बातों पे भी हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई भी बयान नहीं दिया और वो ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं। उसके बाद हमने देखा पहलगाम में अटैक हुआ। पहलगाम में अटैक होने के बाद फिर जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पहलगाम में अटैक जब हुआ उस दौरान अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहीं पे मौजूद थे। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो ये भी देखा है किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सीज़ फायर का ऐलान करना हुआ है वो ट्रंप की तरफ से हुआ है। और ट्रंप की तरफ से ऐलान होने के साथ ही विपक्ष यही हमला कर रहा है कि ट्रंप कौन होते हैं, क्योंकि अगर ऐलान होना था तो यहाँ के DGMO करते या वहाँ के DGMO करते, यहाँ के प्रधानमंत्री करते या वहाँ के प्रधानमंत्री करते। जिस तरह से आपने उसका ऐलान किया उसके बाद आप पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिफ मुनीर उनको आपने बुलाया। अभी जिस तरह से आपके ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं उसके साथ अपना व्यापार कर रहा हूँ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ये बोला है, शहबाज शरीफ ने, कि मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही कि अमेरिका मेरे साथ व्यापार कर रहा है। और कल ये बात कही गई थी कि जो ट्रंप की तरफ से कही गई थी कि भविष्य में फ्यूचर में हिंदुस्तान पाकिस्तान से तेल लेके अपना काम चलाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिन पे हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। वो देखिएगा संसद में आए थे, संसद में भी उन्होंने उन टॉपिक्स पे बात नहीं की, कोई अपोजिशन का कोई जवाब नहीं दिया। अभी ये जब रैली में जाएंगे, बिहार में चुनाव हैं, तो वहाँ पे अपोजिशन को कोसेंगे कि जो अपोजिशन है वो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में यानी 11 साल के दौरान आपने देखा कि किस तरह खारजा पॉलिसी पूरी तरह नाकाम हो गई है। अब हद तो ये है कि अमेरिका तो दूर की बात है, कई 7 समंदर पार है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात तो बेहतर नहीं है। चीन उन्हें अपनी बाहों में ले रहा है। खासतौर पर आप देखेंगे श्रीलंका को चीन ने अपना करीब कर लिया है, इसी तरह नेपाल है, भूटान है और दूसरे जो ममालिक है, पाकिस्तान तो पहले से ही चीन के गोद में पड़ा हुआ है। लेकिन जिस अंदाज में चीन इलाके में अपनी बढ़तरी कायम कर रहा है, हम उसे रोकने में नाकाम रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि हम नेतन्याहू की दोस्ती पर नाज करते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप की दोस्ती पर नाज करते हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह
ट्रंप हिंदुस्तान को धोखा दे रहे हैं, हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तौहीन कर रहे हैं। और आपको ये भी बताना जरूरी है कि ट्रंप के मामले में ये खास तौर पर नोट करने की बात है कि वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और उसी तरह हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कभी खामोश रहते हैं, कभी चुप रहते हैं। यानी ट्रंप कुछ भी कह लें, नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे। हालांकि प्रोफेसर मनोज झा ने वाज़े तौर पर राज्यसभा में बबान के तहत ये बात कही थी कि अमेरिका के खिलाफ मध्यवर्ती करारदाद पेश की जाए, और ये करारदाद कोई एक आदमी नहीं पेश करेगा बल्कि तमाम जमातें पेश करेगी, और मुश्तरका तौर पर यह करारदाद पेश की जाएगी कि अमेरिका की मजम्मत की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे मोदी हुकूमत में, हमारे वजीर दाखिला में, वजीर खारजा में इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश करे। लेकिन जैसे ही ट्रंप को देखेंगे कि साफ साफ हिंदुस्तान को ललकार रहे हैं, साफ साफ हिंदुस्तान को फटकार रहे हैं, और हमारे वजीर आजम खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। 25% टैरिफ उन्होंने आयद कर दिया है। हद तो ये है, उन्होंने कहा कि टैरिफ वायलेटर रहे हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा, उन्होंने ये बात कही है। और हद तो ये, कल एक उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मईशत डेड हो गई है। उन्होंने हिंदुस्तान का मुआवजा या हिंदुस्तान का तकाबुल रूस से किया, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि रूस से हिंदुस्तान तेल खरीद रहा है। अभी अभी इत्तलात आ रही हैं कि हिंदुस्तान ने डर के मारे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये खबर अगर मैं समझता हूं कि गलत है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक मुख्तदर आला है, और मुख्तदर आला मुल्क को, एक अजीम मुल्क को, एक जो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उसे अमेरिका से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि अमेरिका के बारे में मनोज झा ने कहा, खासतौर पर ट्रंप के बारे में कहा कि ये तो चौधरी चाचा बनने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल चौधरी बनने की इजाजत नहीं देनी चाहिए हमें। और हिंदुस्तान में क्या चीज की कमी है? हिंदुस्तान में आबादी 140 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, और हमारे पास अगर 140 करोड़ है तो आप लगाइए 280 करोड़ हाथ हमारे पास है जो हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। 280 करोड़ कदम है हमारे पास जो तरक्की के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील करने की जरूरत है। इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट आई है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में एक बात के इशारे किए गए हैं कि अमेरिकी जो ये F-35 तैयारे है वो हिंदुस्तान नहीं खरीदेगा। ये बहुत अच्छी बात है, टिट फॉर टैट का इक़दाम है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने के मानद है। लेकिन क्या हकीकत में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस तरह की हिम्मत की है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमारे साथी अशर यासिर ने कहा है कि बिहार जब जाते हैं या किसी इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हैं तो वो बिल्कुल अजीब गरीब बातें करते लगते हैं, ऐसे बातें करते हैं जैसे कि वो हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर बड़े तेजी से गामजन कर रहे हैं, जबकि खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई है। और आप इसका सबूत ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा कि 7 डेलीगेशंस को, जिसमें मरकजी वज़रा शामिल थे, जिसमें साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, मौजूदा अरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ जमातों से इनका ताल्लुक था, उन्हें यानी 51 जो लोग थे उन्हें 7 ममालिक को, 31 ममालिक को भेजा गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल पूरी तरह नाकाम हो गई है। हद तो यह है कि जिसे वो बगलगीर हुआ करते थे, जिससे बार बार चीख चीख कर हंस हंस कर मिला करते थे ट्रंप, वो भी अब उनसे दूर हो गए। और जैसा कि मैंने कहा है कि ट्रंप ने अपनी दूसरी मियाद के दौरान हिंदुस्तान को ये पेशकश की थी कि वो लड़ाका तैयारे F-35 फरोख्त करेगा। और अब हिंदुस्तान से खबर जो आ रही है, यानी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तान ने वाज़े तौर पर अमेरिका से कह दिया है कि हम इस F-35 तैयारों की खरीदी में दिलचस्पी नहीं रखते। अब देखना यह है कि ट्रंप क्या इंतखामी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ट्रंप से इसी तरह की तवक्कुल की जा सकती है। जी सर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि टैरिफ को लेकर के, तो ट्रंप ने भारत पे 25% टैरिफ लगाया, पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगाया, बांग्लादेश पे 20% टैरिफ लगाया और अफगानिस्तान पर 15% टैरिफ लगाया। इस तरह से कई देश जो हैं वो टैरिफ के लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन अब नया टैरिफ एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया। ट्रंप का कहना है कि नए टैरिफ से अमेरिका को आर्थिक मजबूती मिलेगी और व्यापार संतुलन जो है वो भी बढ़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो जाके वहाँ पे गले मिलते हैं, उनसे अगर ये पूछा जाए कि ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है या हिंदुस्तान के जो इलीगल लोगों को जिस तरह से भेजा गया था, अब तक उस पर भी कोई बयान सामने नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहले ट्रंप ने क्यों ट्वीट किया, ये भी कोई सामने नहीं आया अभी तक, इसका भी जवाब नहीं मिला। हमने ये भी देखा जब लोकसभा में वो बयान दे रहे थे अपना, उस दौरान जब राहुल गांधी ने पूछा तो वो रुक गए, फिर नाम ही नहीं लिया गया वहाँ पे। लेकिन एक बात आप देखेंगे कि राहुल गांधी का जो जिक्र
किया आपने। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहनों ने और साथ ही अखिलेश यादव ने जिस तरह मोदी हुकूमत को शर्मसार किया है, उनकी तारीख में मैं समझता हूं कि मोदी हुकूमत के 11 साल के दौरान किसी ने नहीं किया है। सर वो अब बात यह है कि आपके पास कोई जवाब नहीं होता है ना। जब आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि अभी संसद का सेशन चल रहा है, मानसून सेशन, इसमें हमेशा से शुरू से ही जब से ये शुरू हुआ है तब से अपोजिशन पे ही ये आरोप मढ़ने की कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। हमेशा ये कहा जाता है कि अपोजिशन जो है या राहुल गांधी खासकर जो है वो हर एक उसके सबूत मांगते हैं। अभी भी ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप ने भी ये बोला कि हमारे 5 तैयारे गिराए गए थे वहाँ पे, ये बोला था ट्रंप ने, तो उसकी भी आपने कोई जानकारी अभी तक साझा नहीं की है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे कितने लोगों को मारा गया। सबसे बड़ा अहम जो सवाल है वो ये है कि उस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों की मौत हुई थी, उसके बारे में कहीं पे कोई जिक्र नहीं हो रहा है। उन 26 लोगों के बारे में जिक्र हो रहा है, वो भी बीजेपी नाम नहीं ले रही, कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने उनके नाम लेकर के एक एक को बताया है। उधर से हिंदू का शोर हो रहा था, इधर से भारतीय का शोर हो रहा। तो आप ये भी देखिए कि इस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। कल हमने पूरा दिन यही देखा कि किस तरह से ये कहा गया कि भगवा आतंकवाद को कांग्रेस गढ़ने की कोशिश कर रही थी और भगवा जो है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चीज़ें चली हैं, जिस तरह से हम देख रहे थे कि कल सुबह से ही ये खबर चल रही थी कि जो मालेगांव ब्लास्ट था उसमें साध्वी प्रज्ञा का कोई रोल नहीं था, ये था वो था। इसी तरह की एक और घटना सामने आई थी ना, जिनके पास गाड़ी पकड़ी गई थी उनको तो आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। इसी के साथ जब हम ये भी देख रहे हैं कि जो ट्रेन ब्लास्ट केस हुआ था उसमें जब वो उन लोगों को छोड़ा गया है तो ये कहा गया, बीजेपी यहाँ तक कि कांग्रेस के भी 1-2 लीडर्स ने बात कही थी, शिवसेना यूबीटी के भी 1-2 लीडर्स ने बात कही थी कि इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। कल किसी की आवाज़ खोली कि इस पर बात करें? कल किसी ने बोला कि इस पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि अमित शाह, देखिए आप लोकसभा में बयान देते हैं, लोकसभा में बयान देकर कहते हैं अखिलेश यादव से मुखातिब होते हुए कि आप जो दहशतगर्द हैं उनके धर्म पर परेशान मत होइए। तो अमित शाह इस तरह की इश्तिहारंगीज़ी करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो इश्तिहारंगीज़ी करेगा चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई कब की जाए? कार्रवाई कुछ नहीं होती है मेरे भाई। कार्रवाई कब होती है? जब आप मुसलमान हो तब कार्रवाई होती है। आप देखेंगे बीजेपी का एक यानी बदसूरत जो रुकने पार्लियामेंट था उसने किस तरह की गंदी गालियां दी थी कंवर को, और आपने देखा कि किस तरह वो इंतहाई शाइस्तगी का उन्होंने मुजाहरा किया। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीकर ने कहा कि आप आइंदा से गाली नहीं देंगे, आप आइंदा से बुरी बातें नहीं करेंगे। उसने कट मुल्ला ये वो मजहब को नाम लेकर गाली दी। यानी आप देखेंगे जमहूरियत का जो पवित्र मंदिर कहते हैं ये लोग, उसी पवित्र मंदिर को इन्होंने तबाह कर दिया, इन्होंने खराब कर दिया, इन्होंने गंदा कर दिया। और मैं समझता हूँ कि वो इसी मंदिर ने बदला भी लिया है और लात मारकर उसे पार्लियामेंट के बाहर फेंक दिया। और आपने देखा कि आज वो रुकने पार्लियामेंट नहीं है, तो वो एमएलए भी नहीं है। एमएलए जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर जमहूरियत को तबाह करने की बात करते हैं, आप अगर हिंदुस्तान की पवित्रता को तबाह करने की बात करते हैं, भ्रष्ट करने की बात करते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और ये कोई मुहिब वतन हिंदुस्तानी के नहीं कर सकता, बल्कि हिंदुस्तान के गद्दार कर सकते हैं। तो बहरहाल हम एक और खबर की जानिब ले चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही दूसरी मियाद के लिए ओहदे सदारत पे फायद हुए, उन्होंने नरेंद्र मोदी को 5th जनरेशन लड़ाका तैयारी यानी F-35 फरोख्त करने की पेशकश की। अब हाल ये हो गया है कि अमेरिका हिंदुस्तान को डिक्टेट करता जा रहा है कि खबरदार अगर तुम रूस का तेल खरीदोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, खबरदार अगर तुमने चीन की तरफ आगे बढ़ा तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, खबरदार खबरदार खबरदार, इस तरह की बातें कर रहा है। और अमेरिका अब तो ये कहने लगा है कि पाकिस्तान में तेल की इस कदर पैदावार होगी कि वो शायद मुस्तकबिल में हिंदुस्तान को तेल फरोख्त करेगा। और एक अहम बात बताता हूं कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह अमेरिका का नरम रवैया है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अमेरिका ने एक ही सब में ला खड़ा किया है, वो भी हमारी हुकूमत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है और उसकी दोस्ती पर एक जोरदार तमाचा है। क्या दोस्त इस तरह होते हैं, ये सवाल पैदा होता है। आप अंदाजा कीजिए, ठीक है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला अगर छोड़ दें तो आप देखेंगे कि जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारी हुकूमत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मोदी ने जिस अंदाज में कार्रवाई की उस पर न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी तनकीद हो रही है। अब तो यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 27 मरतबा ये कह दिया है
कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई, लेकिन क्या 27 मरतबा मोदी ने ये बात कही है कि ट्रंप ने ऐसा नहीं करवाया? उनमें हिम्मत नहीं है। अब तो ये कहा जा रहा है, कांग्रेसी कायदीन कह रहे हैं 56 इंच का सीना होने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी का सीना 36 नहीं बल्कि अब 26 इंच का हो गया है। सर 17 बार नहीं 27 बार नहीं, उन्होंने 29 से 30 बार ये बयान दिया है। और अमेरिका की तरफ से अगर सारे बयानों की बात करें तो ये तकरीबन 32 बार हो जाता है कि किस तरह से ये बात कही गई कि हमने व्यापार का जो है धमकी दे करके, व्यापार की ट्रेड की धमकी दे करके हमने ये जंग रुकवाई है। कल भी हमने देखा किस तरह से वहाँ की जो सेक्रेटरी हैं वाइट हाउस की, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कई ऐसी जंगों के बारे में बात की कि इन्होंने आकर के ट्रंप ने ये जंगें रुकवाई। उसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी उसका भी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश के प्रधानमंत्री ये जनता को कब बताएंगे। अभी हमने देखा कि लोग बुला रहे थे कि संसद में आप आकर के बयान दीजिए, संसद में भी वो आए, उन्होंने सिर्फ भाषण दिया, बयान नहीं दिया, भाषण दिया। उस भाषण के जरिए उन्होंने फिर नेहरू को घेरा है, फिर कांग्रेस पार्टी को घेरा है, फिर 70 साल को जो है 70 साल की बात की। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अरे 70 साल में आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो गवर्नमेंट थी उसको आप बोल रहे हैं। 70 साल में और भी कुछ गवर्नमेंट्स आई हैं सेंट्रल में जो कि क्या बोलते हैं अलायंस से आई हैं, उनको भी आप बोल रहे हैं। बिल्कुल जनता पार्टी की हुकूमत थी। आप जो है जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की 5 साल की सरकार थी उसको आप बिल्कुल भूल जाते हैं। और दूसरी बात देखिए, कांग्रेस का जो हाल है गैर मामूली तरक्की मुल्क को दिलाई है। सबसे इनकलाब जो आज देख रहे हैं आप, जो ज़रूरी शोबे में हिंदुस्तान की तरक्की है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की मरहूम मिन्नत है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि सबसे इनकलाब के साथ साथ जिस अंदाज में व्हाइट रिवोल्यूशन लाया गया है, दूध का इनकलाब लाया गया है, वो भी तो आप देखेंगे कि किस अंदाज में गुजरात से शुरू हुआ था और वो इनकलाब लाया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी साफ में आज हिंदुस्तान जिस मुकाम पर ठहरा है वो राजीव गांधी की देन है। आप राजीव गांधी को घेरते हैं या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं या इंदिरा गांधी को ललकारते हैं, लेकिन एक बात देखा जाए कि इंदिरा गांधी ने कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की छवि मुतासिर नहीं की, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग यानी आयरन लेडी की तरह उन्होंने सारी दुनिया की क़ियादत करने की कोशिश की। ये बात है। और हमारे नरेंद्र मोदी है कि अगर किसी उन्हें कॉन्फ्रेंस में या कन्वेंशन में इंटरनेशनल सरबराह इजलास में भेजा जाता है तो वो मुख्तलिफ कायदीन की जानिब ऐसे लपकते हैं जैसे उन्हें इजाजत मिल गई कि वो जाकर उनसे मिले, बगलगीर हो जाते हैं, हाथ जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, चीखना चिल्लाना कह मारकर हंसते हैं। अरे मेरे भाई आपकी आदत होगी, हंसते होंगे, आप में इतना खुलूस होगा, लेकिन क्या हिंदुस्तान की इज्जत अहम नहीं है? हिंदुस्तान की भी तो इज्जत अहम है। इंदिरा गांधी जब जाती थी, आपको बता दूं कि एक मर्तबा इंदिरा गांधी यूके गई और वहां पर आयरन लेडी मार्गरेट थैचर की हुकूमत थी। मार्गरेट थैचर उस वक्त वजीर आज़म थी। इंदिरा गांधी जब उतर रही थी तैयारे से तो उन्होंने 20 मिनट ताखिर की, मेकअप किया तैयारे में ही। लोगों ने कहा कि मैडम टाइम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा गांधी हूं और वो मार्गरेट थैचर है तो मैं इंदिरा गांधी हूं। तो ये होता है दबदबा आलमी सतह पर। आप अंदाजा कीजिए कि फलस्तीन के ताल्लुक से हमारी क्या पॉलिसी है। आज फलस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी नस्ली तस्दीर की जा रही है, उनकी नस्ल खुशी की जा रही है और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी है कि उनको गले लगा रहे हैं, नेतन्याहू को गले लगा रहे हैं और फलस्तीन के खिलाफ काम कर रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में अगर वोटिंग होती है, करारदाद पेश की जाती है इसराइल के खिलाफ, तो हुकूमत हिंद के जो नुमाइंदे होते हैं वो गैर हाजिर रहते हैं। तो इसका मतलब आप इसराइल की तायद कर रहे हैं, आप जुल्म की तायद कर रहे हैं, आप दरिंदगी की तायद कर रहे हैं, आप शैतानियत की तायद कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से अभी जो बयान सामने उसमें कहा गया, पुर्तगाल ने भी ये बोला है कि हम सितंबर में जो है वो फ़लस्तीन को एक अलग राष्ट्र की मान्यता देंगे। अभी तक 4 ऐसे ममालिक हैं जिसमें पुर्तगाल है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है। बिल्कुल इन सब लोगों ने बोल दिया है कि हम जो है इसको जो एक अलग टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ हम उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी कल भी हमने इस पर बात की थी, किस तरह से जब लोग वहाँ पे अपनी ज़रूरत का सामान लेने जा रहे हैं वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। अभी कल से आज तक की 46 लोगों की मौत हो चुकी है, 46 लोग शहीद हो चुके हैं। ये हो गई है कि जो बच्चे खुद यानी भूख से मरे हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, 158 हो गई है। बिल्कुल सर। जिस तरह से हम ये भी देख रहे तो इसमें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, जिस तरह से हमने सोनिया गांधी का एक लेटर देखा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं इस पे। देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया कि जब भी अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग होती है तो हिंदुस्तान के नुमाइंदे जो है वो गायब होते हैं। क्यों गायब होते हैं? आप सीधे सीधे इजराइल का समर्थन कर रहे हैं या फिर आप सीधे बोल दें कि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे हमें, और आप फिर जो है डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ से उनको इमदाद भेज रहे हैं
और वहाँ पे आप उनका साथ भी नहीं दे रहे हैं। क्या इमदाद भेज रहे हैं? हैदराबाद की एक कंपनी है और आपको बताता हूँ हैदराबाद में एक दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही यानी पाए के बुलंद पाया बुजुर्ग हैं, वली हैं, अल्लाह के वली, उनके बिल्कुल करीब ही आप देखें दरगाह के करीब ही एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर इसराइल और अडानी कंपनी का जो है मुश्तरका वेंचर है वहां पर, और वहां पर आप ड्रोन बनाए जा रहे हैं, फलस्तीनियों के खिलाफ भेजे जा रहे हैं। आप क्या ये इमदाद इस शक्ल में भेज रहे हैं? आप इमदाद बमों की शक्ल में भेज रहे हैं? आप इमदाद तबाही व बर्बादी की शक्ल में भेज रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। याद रखें, इंसानियत सबसे अहम होती है। और आज जिस अंदाज में आपको गुरूर और तकब्बुर था अमेरिका की दोस्ती पर, वो आज गुरूर और तकब्बुर चिकना चूर हो चुका है और मिलिया मेट हो चुका है। और कल भी ये वो दिन आएगा जब इसराइल के साथ जिस तरह आप दोस्ती की बात करते हैं, नेतन्याहू के साथ दोस्ती का दम बढ़ते हैं, वो भी चिकना चूर होकर रह जाएगा। वैसे नाज़रीन, जैसा कि अशर यासिर ने बताया है कि बर्तानिया, फ्रांस, कनाडा के बाद अब पुर्तगाल ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर 2 रियासती हल की तरफ ये मसला नहीं जाता है तो फिर वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती इजलास में यानी उसके जनरल असेंबली में ये फलस्तीन को तस्लीम कर लेगा। इसी तरह आप देखेंगे माल्टा जैसा मुल्क भी फलस्तीन को तस्लीम कर चुका है और 220 ममालिक में अवाम एहतजाज भी कर रही है। और हिंदुस्तान में आपको कहना पड़ता है बड़े अफसोस के साथ कि यहाँ पर फलस्तीनी की ताईद में हक में एहतजाज की इजाजत नहीं दे रही है। खासतौर पर बीजेपी हुकूमत जहाँ है रियासतों में, वहां पर ऐसा हो रहा है। मुंबई में हाल ही में ऐसा ही हुआ है, लोगों ने फलस्तीन की ताईद में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया, लेकिन मुंबई पुलिस ने और हाई कोर्ट ने उसकी इजाजत नहीं दी और कहा कि आपको अपने मुल्क की मसाइल पर तवज्जो देना चाहिए और ये आर्टिकल 19A-B के खिलाफ है। हालांकि आर्टिकल 19A और B में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि आपको हक इज़हार ख्याल है, यानी इज़हार ख्याल की आज़ादी हासिल है। लेकिन आप देखेंगे कि क्या ये जमहूरियत में ऐसा होता है, लेकिन बीजेपी हुकूमत में ऐसा होता है। बहरहाल एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में एक इंस्पेक्टर सबूत कांत को कत्ल कर दिया गया था, बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। हम बात कर रहे हैं सियाना तशद्दुद की, और उस तशद्दुद में आप बता दूं कि इंस्पेक्टर को जिस बुरी अंदाज में मारा गया था, अब उसका फैसला भी सुनाया जाएगा, यानी सलाहों का तयन किया जाएगा। 38 जो मुजरिमीन है उनको कसूरवार करार दिया गया है और इसमें बीजेपी के लीडर भी शामिल है। जी सर, जिस तरह से हमने देखा कि अमित शाह ने जो बयान दिया था उसमें कहा गया था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और जिस तरह से सुबोध की हत्या की गई थी और उसी के साथ एक और लड़का था सुमित जिसकी हत्या की गई थी, सिर्फ इस वजह से कि उनको एक सूचना मिली थी, जो बजरंग दल और हिंदुत्ववादी संगठन है या फिर गौरक्षक संगठन है उनको, कि यहाँ पे गौ मांस रखा हुआ है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई, यहाँ तक कि जब पुलिस वहाँ बचाने के लिए गई तो पुलिस चौकी में भी काफ़ी तोड़ फोड़ की गई, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया। उसी दौरान सुबोध की हत्या भी कर दी गई। अभी जो खबर आ रही है, हमारे साथी ने बताया कि सुबोध की जो पत्नी है उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो फैसला आएगा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पे एक बड़ी जीत होगी। कि जिस तरह से एक भीड़ आती है, वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो मुसलमान नहीं थे, इंस्पेक्टर थे, उनको मार दिया गया, सुमित को मार दिया गया और इसमें 38 लोगों को दोषी करार दे दिया गया है। आज 2 बजे इसका फैसला आना है। अब ये देखना है कि फैसले में किन किन सज़ाओं की बात की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये किन सज़ाओं की बात की जाएगी, क्योंकि अभी कल ही हमने देखा कि फैसला बिल्कुल पलट दिया गया है। 1.5-2 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि इन लोगों को सज़ा क्या बोलते हैं, इनको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए 7 लोगों को, लेकिन फिर ये फैसला आता है कि ये लोग बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। तो ये भी देखना अहम होगा कि यहाँ पे जो 38 लोगों पे इनको दोषी करार दिया गया है, इनको सज़ाएं क्या क्या दी जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं और जो हिंदू संगठन हैं उनके लोग भी शामिल। अब ये देखना, ये अमित शाह को एक आईना दिखाना होगा कि अगर आज ये अच्छा फैसला आता है सुबोध की पत्नी के हक में, पूरे देश के और पूरे देश की कानून व्यवस्था के हक में फैसला आता है, तो अमित शाह इसके लिए माफ़ी मांगे कि नहीं। और ये 2018 में हुआ है। 2017 में आप ये भी गौर कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई थी, वहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। 2018 में केस सामने आया दिसंबर में। तो आप ये भी देखिए कि शुरुआत से ही अब तक जिस तरह से बात की जा रही है कि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो गई है, तो इसका एक अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और 2018 में दिसंबर में इस तरह का केस सामने आता है। तो कानून व्यवस्था ना तब सही थी ना अब सही है। बिल्कुल आपने
सही कहा। वैसे भी नाज़रीन, हमेशा को अब हकीकत का आईना देखना चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह की बातें वो करते हैं कि हिंदू दहशतगर्द नहीं होता। बेशक दहशतगर्द नहीं होता, लेकिन वो हिंदू दहशतगर्द होता है जो फिरका परस्त दरिंदों के जंगल में फंसा हुआ है और उसका दिमाग खराब कर दिया गया है, वो दहशतगर्द होता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जिस अंदाज में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, तो कौन दहशतगर्द थे उसमें, वो कत्ल करने वाले कौन थे, ये हमेशा को अच्छी तरह मालूम है। फिर इसी तरह आप देखेंगे आज लव जिहाद के नाम पर जो मुसलमानों को, दलितों को और ईसाइयों को कत्ल किया जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में भी हमेशा अच्छी तरह जानते हैं। और आप ये भी बता दूं कि जिस अंदाज में मुख्तलिफ जिहादों के नाम लेकर मुसलमानों को, यानी लैंड जिहाद के नाम पर ये सताया जा रहा है, वो कौन सता रहा है, ये भी हमेशा को मालूम है। क्या वो दहशतगर्द नहीं है? बुलडोजर के बारे में जो इंसाफ, बुलडोजर जस्टिस का जो पर अमल किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है, क्या हमेशा को नहीं मालूम है? हमेशा अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अनजान बने रहते हैं। और बहैसियत वज़ीर दाखिला उन्हें अनजान नहीं बने रहना चाहिए, बल्कि वो हिंदुओं के भी वज़ीर दाखिला है, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, देश के वज़ीर दाखिला नहीं है, उन सब के वज़ीर दाखिला है। और मेरे साथी अशर यासिर को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।